यूपीएससी देश का सबसे टफ एग्जाम। उसके बाद भी 11 लाख एस्पिरेंट्स हर साल इस एग्जाम को देते हैं, जबकि उसमें सिर्फ 1000 सीट्स हैं, यानी कि 1100 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होता है। लेकिन फिर भी आखिर क्या खास है इस एग्जाम में कि लाखों बच्चे इसके लिए पागल हैं, और कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ये गारंटी देते हैं कि हम आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हर हाल में करा के देंगे। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों यूपीएससी और कोचिंग संस्थान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुपीज विद रोहित में। यूपीएससी एग्जाम के जो 3 मोटिवेशनल पिलर हैं वो है पैसा, पावर और पोजीशन। जो भी बच्चे या उनके माँ बाप सिर्फ इन 3 चीजों को देख के ही यूपीएससी एग्जाम में एंटर कराते हैं या वो खुद करते हैं, क्योंकि उनको पैसा बहुत दिखता है, पावर दिखती है और पोजीशन तो होती ही होती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी एक्चुअली होता क्या है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आयोग आईएएस और पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट कराता है। और आईएएस पीसीएस वो पोजीशन है जो पूरे देश को चलाती है, और इंडिया में आईएएस पीसीएस की यही ऐसी पोजीशन है जिसपे सबसे ज्यादा पैसा, पावर और रुतबा है, जिसके लिए लोग पागल रहते हैं और अपनी पूरी जवानी, अपने बच्चों का पूरा फ्यूचर इस पे झोंकने को तैयार हो जाते हैं। अब आपने ये तो सुना होगा कि जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो मेडिकल स्टूडेंट कहलाते हैं, और जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहलाते हैं। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बच्चे स्टूडेंट नहीं, वो एस्पिरेंट्स कहलाते हैं। इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं तो पास हो ही जाएंगे। 1 साल फेल होंगे, 2 साल फेल होंगे, लेकिन इंजीनियर तो कभी ना कभी बन ही जाएंगे, डॉक्टर तो कभी ना कभी बन ही जाएंगे। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो बच्चा ना इंजीनियर बन पाता है ना वो डॉक्टर बन पाता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस की इस एग्जाम में यूपीएससी में कोई भी बच्चा स्टूडेंट नहीं कहलाता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी आगे बढ़ेगा या वो उस एग्जाम को क्लियर करेगा। इसलिए उसको एस्पिरेंट्स बोला गया है, यानी कि वो बच्चा सिर्फ तैयारी कर रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि उसकी तैयारी कब पूरी होगी, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3, 4, 5, 6 या 6 के बाद भी वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। यूपीएससी एग्जाम एक वो दरिया है जहां पर अगर आपने गोता लगा लिया तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं कि आप आगे पार हो ही जाओगे, और पीछे तो आप आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपनी पूरी जवानी यूपीएससी को दे चुके होते हो। आपको 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है, दीन दुनिया से कोई खबर नहीं रखनी है, लेकिन आपको करंट अफेयर जरूर पता होने चाहिए। किसी रिश्तेदार की शादी हो रही कि नहीं हो रही, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सा देश किस देश पे हमला करने वाला है। ये होती है एक एस्पिरेंट्स की लाइफ, जो बहुत ही ज्यादा टफ होती है, और इससे बाहर निकलना जितना मुश्किल होता है उतना ही आसान होता है इसमें घुस जाना। ये जो यूपीएससी की लाइफ होती है ना, इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट अटेम्प्ट से। होता क्या है, जब आप पहली बार एग्जाम देने जाते हो तो आपके माइंड में एक चीज जरूर रहती है कि यार ये तो मेरा ट्रायल है, मैं तो सिर्फ ये देखने जा रहा हूं कि इस एग्जाम में क्या आता है और मैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाता हूं। आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो ना, आप ऐसे ट्रायल देते हो, आपने कोई तैयारी नहीं की होती है, और आपको ये आता है कि मेरे जितने भी नंबर आ जाएंगे ना वो मेरा बोनस है, क्योंकि मैंने एग्जाम की कोई तैयारी नहीं की है, मैं सिर्फ एज ए ट्रायल ये फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देने जा रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे तैयारी करके जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन गाइस ये इतना टफ एग्जाम है कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना आप समझो कि मगरमच्छ से लड़ने के बराबर है। तो गाइस जब पहला अटेम्प्ट होता है आप उसको ट्रायल में देते हो। अब जब सेकंड अटेम्प्ट पे आप आते हो तब उस पर आपको सबसे पहले प्री निकालना होता है। प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आपका बाई चांस निकल भी गया तो आपको मेंस निकालना होता है। अब अगर आप मेंस का एग्जाम नहीं निकाल पाते हो तो आप वापस फिर से वहीं आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। यानी कि जब आप अदर कोर्सेज में देखते हो, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए बैक हो जाते हो, आप अगले सेमेस्टर में पहुंच जाते हो, और जब आप अगले सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हो उसी के साथ आप वो पुराने एग्जाम भी दे सकते हो जिसपे आपकी बैक लगी हुई थी। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में अगर आपने एक बार प्री निकाल लिया है, अब आप मेंस के लिए जा रहे हो, आपका मेंस क्लियर नहीं होता है तो आपको वापस अगले साल फिर से प्री देना पड़ेगा, प्री क्लियर करना पड़ेगा, और मेंस उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा। अब समझो बाई चांस आपका प्री भी क्लियर हो जाता है, मेंस भी क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू गाइस इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू जो आपके लेते हैं वो सीनियर आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। वो इतने ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं, और वो आपके मन की बात को पढ़ने का उनके पास इतना ज्यादा आइडिया रहता है कि वो डिसाइड करते हैं कि आप आगे चल के आईएएस पीसीएस या आईपीएस बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। अब बाई चांस अगर आप इंटरव्यू में रह गए, आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए लेकिन आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए,
अब आपको क्या करना है ना, आप वापस फिर से वहीं आ जाओगे, आप फिर से प्री दोगे, फिर से मेंस दोगे, फिर आप दोबारा इंटरव्यू में बैठोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने सिर्फ इंटरव्यू आपने क्लियर नहीं किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ जाना है, नहीं, आपको फिर से प्री से स्टार्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार प्री निकाल लिया है, उसी अटेम्प्ट में आपने मेंस निकाल लिया है, तो आप फिर से प्री निकाल लोगे, क्योंकि आपका कंपटीशन फिर दूसरे बच्चों से होगा, आपके लिए नया कंपटीशन भी आ जाएगा और वही चीज़ को बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये दिक्कत आती है यूपीएससी के बच्चों के साथ। अब आपको पता है कि ये सब तो ठीक है कि आप अपनी हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपके माँ बाप चाह रहे हैं कि आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आईपीएस बनो, लेकिन इस पे जो सबसे ज़्यादा फायदा जो धंधा चला रहे हैं वो चला रहे हैं कोचिंग वाले। कोचिंग वाले आपको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जब आप उनकी कोचिंग में एडमिशन लोगे तो एक बहुत बड़ी सी सेमिनार रखेंगे, उस सेमिनार में किसी न किसी आईएएस को बुलाएंगे जिसने बहुत सारे साल स्ट्रगल करके आईएएस बना होगा, और उसकी एक ऐसी फोटो दिखाएंगे कि उसको कोई प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं या मोदी जी उसको अवार्ड दे रहे हैं, या कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, वो उतर रहा है तो साथ में गार्ड उतर रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि किसी दिन के लिए तो आईएएस बनना था। उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि आपको लगेगा अब तो यार भाई मैं 18 घंटे क्या 20 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन बनना तो भाई आईएएस है लाइफ में, और लाइफ में अगर आईएएस नहीं बने ना तो ज़िंदगी बेकार है। इस तरीके से कोचिंग वाले इस पूरे स्टेटस को एक फ्रेम करके आपके सामने परोसते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आईएएस नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। यानी कि 1100 बच्चों में से जिस एक बच्चे का सिलेक्शन आईएएस में हो रहा है वो बच्चा तो ठीक है, बाकी जो 1099 बच्चे हैं ना, उनका तो जीना ही बेकार है, उनको तो सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा आपको बताएंगे कोचिंग वाले, वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। अच्छा, मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन उनका जो मोटिवेट करने का तरीका है, जो उनका मोटिवेट करने का रास्ता है, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो आपको इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उनको पैसा दो और उनकी कोचिंग में पढ़ो। आप देखो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। अब जब 11 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सिर्फ 1000 बच्चे का सिलेक्शन है, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी कैसे ले सकता है कि मैं आपके बच्चे का एडमिशन करा के ही मानूंगा। अब ये जो धंधा उन्होंने चलाया हुआ है ना, वो चलाया हुआ है रैंकर्स और बैंकर्स के दम पे। अब आप सोचोगे कि रैंकर्स और बैंकर्स होता क्या है। देखो, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है ना, तो उसको इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देंगे, उसके बड़े बड़े पोस्टर आपको पूरे शहर में दिखेंगे, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में उसकी फोटो छाप देंगे और उसको कोई बड़ा सा गिफ्ट भी देंगे। अब आपको लगेगा यार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने तो इसको निकाल दिया, और जो बच्चे नहीं निकले उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अच्छी तरीके से पढ़ाया, अगर हमने पढ़ाया नहीं होता तो इस बच्चे का एडमिशन कैसे हुआ होता। अब आपके बच्चे में ही कोई ना कोई कमी है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। हम तो जो अपनी पढ़ाई करा रहे हैं, अगर हमारी कोचिंग से एक बच्चे ने भी सिलेक्शन नहीं लिया होता या एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ होता, तब आप हम पे ये इल्ज़ाम लगा सकते थे कि हम अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कराते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो इस बात का एग्जाम्पल है कि बच्चों को भी पढ़ाई करनी पड़ती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो एक हर तरह की हेल्प कर सकता है। तो गाइस, आप पता है क्या, ये धंधा सिलेक्शन के बाद और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है ना, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस बच्चे के सिलेक्शन के नाम पे ये आने वाले और बच्चों से पैसा लेंगे। अब ये पेरेंट्स को बोलेंगे कि भाई देखो, हमारी कोचिंग में आओगे तो ऐसा सिलेक्शन मिलेगा, आप दूसरी कोचिंग में जाओ आपको ऐसे तरह का सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हम जितनी अच्छी रैंक लेके आए, हमारे आसपास की कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कोचिंग सेंटर इतनी बड़ी रैंक लेके नहीं आया। इस तरीके से ये आपको भड़काएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। अब देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन 1 साल 2 साल बाद नहीं हो पाता है, या 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए कोचिंग छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे पास सारा स्टडी मटेरियल आ चुका है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं कि मैं डेली कोचिंग जाऊँ। अब मैं अगर अपना हिंदू अखबार पढ़ता रहूँगा, सारी बुक्स को रिवाइज करता रहूँगा, जो अपने नोट्स हैं मैं उनसे तैयारी कर सकता हूँ। तो कोचिंग वाले यहाँ पे ना माइंड गेम खेलते हैं। वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि देखो, आपने हमारे यहाँ 3 साल रेगुलर तैयारी की, आपने हमको फीस दी, अब हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से जाओ। तो वो क्या करेंगे, वो क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे। वो बोलेंगे आप हफ्ते में केवल एक बार आओ, जो भी आपकी डाउट्स निकल रहे हैं उन डाउट्स को आके आप हमारे जो भी बेस्ट टीचर्स हैं उनके साथ बैठो, क्लियर करो, डिस्कस करो। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्रैश कोर्स निकाल के फिर उनसे पैसा ले लेंगे। अब जो बच्चे क्रैश कोर्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ेंगे, उनके पास एक ऑप्शन ऑन लेके जाएंगे कि भाई साहब, आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, आपने ये सब सुन लिया कि क्या पढ़ना है क्या लिखना है, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता है,
वो एक चीज ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। देखो कोर्स तो इतना वाइड है कि आप अपनी पूरी लाइफ पढ़ते रह जाओगे ना तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। इस तरीके की बातें मनगढ़ंत कहानियां बना के उनको इस तरीके से घुमाएंगे कि वो कहीं ना कहीं से आपको फिर पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे और आपकी कोचिंग में किसी ना किसी कोर्स में, इवन न्यूज़पेपर रीडिंग का भी एक कोर्स बना रखा है कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। अरे भाई न्यूज़पेपर तो चाय और बिस्किट के साथ पढ़ना चाहिए। आप इसमें भी क्या कोई बंदा पढ़ाई करके आएगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कोचिंग वालों का धंधा है, क्योंकि इनसे आपकी दाल रोटी से लेकर बिरयानी तक सब कुछ चल रहा है और इसलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भी कस्टमर छूटे या फिर कम हो, तो वो किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के अपनी बात मनवा ही लेंगे और ज़्यादा होगा तो आपके पेरेंट्स से बात करेंगे कि भाई साहब आपका बच्चा बहुत होशियार है, अगर उसको थोड़ी सी कोचिंग और मिल जाएगी, थोड़े से अच्छे टीचर्स और मिल जाएंगे तो शायद इस साल उसका सिलेक्शन हो सकता है। और जब ये बात कोई भी माँ बाप सुनेंगे ना तो उनको पैसा कहीं से भी लाके देना पड़े लेकिन वो पैसा जरूर देंगे और कोचिंग में उसका एडमिशन जरूर करवाएंगे। अब आपने कभी ये सोचा है कि जो ये पूरा गेम चल रहा है इस गेम के पीछे सरकार का भी हाथ है? जी हाँ, सरकार का भी कुछ ना कुछ फायदा इससे रहता है जिस वजह से सरकार ये सब होने दे रही है और इतने सारे कोचिंग्स वाले जो ये गारंटी दे रहे हैं उनको गारंटी भी देने दे रही है कि भाई आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिलेक्शन की फुल गारंटी देता हूँ। अब लेकिन सरकार का इसमें क्या फायदा है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि आखिर क्यों सरकार यूपीएससी के चक्कर में बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।